चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये जो आज की क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हीट ट्रांसफ़र की प्रैक्टिस की क्लास है। जो भी अच्छे सवाल हैं, टफ सवाल हैं, उन सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं। सवाल जो है वो मैंने जानबूझ के इस तरह से छांटे हैं कि जो हमारी शीट वगैरह में ना हो, जिससे हम बातें भी सीख जाएं और ऑफ कोर्स है ना शीट के सवाल भी रिपीट ना हो। ठीक, तो ऑफ कोर्स सवालों की संख्या तो बढ़ती है इस तरह से। एक बात तो सवालों का लेवल ऑफ कोर्स थोड़ा मैथमेटिकली हायर साइड में भी हो सकता है, एंड सवाल जो है वो IIT JEE एडवांस और ओलंपियाड के हिसाब से ही है। ठीक है, मेन के हिसाब से सवाल नहीं है। इस साल IIT JEE एडवांस तो बड़ा ठीक है, टाइम पे होगा तो लग ही रहा है, मई के आसपास है। ठीक है, तो काफ़ी लेट है। ओलंपियाड की डेट्स आ गई हैं। ओलंपियाड के डेट्स जो हैं वो थोड़ी लेट है, और ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम का जो स्टाइल है, जो परफॉर्मा, वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ओलंपियाड में 3 पार्ट थे, राउंड 1, राउंड 2 एंड कैंप। ठीक है, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, राउंड 1 एंड कैंप। राउंड 1 में एक तरह से जो पहले दोनों राउंड के जो एग्ज़ाम थे उनको एक तरह से मिक्स कर दिया गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर होगा इस बार। हर साल 2 पेपर होते थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होगा। सारे के सारे जो ओलंपियाड्स हैं वो जैन और फेब के अंदर है। फिजिक्स ओलंपियाड की जो डेट है वो टेंटेटिवली 7 फरवरी मॉर्निंग 9 to 12। ठीक है, ये टाइमिंग है। टेंटेटिव डेट्स हैं, इट मे चेंज, जैसा आजकल का माहौल है, टाइम तो चेंज हो ही सकता है। इससे पहले नहीं होगा, बाद में होगा अगर होगा तो, लेकिन 7 फरवरी एक तरह से टेंटेटिव डेट्स हैं। जो फॉर्म आने के डेट्स है सारे ओलंपियाड्स के, साइंस ओलंपियाड, एस्ट्रोनॉमी हो गया, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, सब की जो डेट्स हैं वो 15 अक्टूबर है। अगेन मैं इस बात को बोलता हूँ कि ये डेट टेंटेटिव है, ऐसा नहीं कि 15 अक्टूबर तुम कहो कि सर फॉर्म आना ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है। 90% चांस है कि 15 अक्टूबर को फॉर्म आ जाएंगे, आपको भरने चाहिए। ठीक है, हालांकि एग्ज़ाम के लेवल की अगर आप बात पूछो तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो ओलंपियाड का लेवल 1 होता है वो थोड़ा ईजियर साइड में होता है, और लेवल 2 थोड़ा सा हल्का सा टफर साइड में होता है। इस बार लेवल 1 और लेवल 2 तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 ही है। तो हो सकता है कि उसमें जो सवालों का जो लेवल रखा जाए वो 1 और 2 जो दोनों राउंड थे उनके बीच का सा रखा जाए, तो इट मे बी टफर फ्रॉम लास्ट ईयर पेपर्स, यू कैन एक्सपेक्ट लाइक दैट। बट ऑफ कोर्स IIT JEE एडवांस के आसपास का आप उसमें पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइम भी काफ़ी है, तब तक बड़े आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अपने सवाल पे आते हैं। सवाल इस तरह का है, इस तरह के सवाल हम लोगों ने करंट वगैरह में भी कर रखे थे, हम वापस से देखते हैं। हमारे पास 2 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, दीज आर 2 कंसेंट्रिक शेल्स हैं। अंदर वाले शेल का टेम्परेचर T1 है, बाहर वाले शेल का टेम्परेचर T2 है। T1 की जो वैल्यू है वो T2 से बड़ी है, और ऑफ कोर्स अगर ये T1 अगर T2 से बड़ा है तो करंट आएगा ऐसे, थर्मल करंट आएगा ऐसे। फेयर एनफ, थर्मल करंट आएगा ऐसे। जो मीडियम है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह मीडियम एक जैसा नहीं है, बल्कि मीडियम जो है उसमें उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो वेरी कर रही है, और वो इस तरह से वेरी कर रही है कि सेंटर से अगर मैं x डिस्टेंस दूर जाऊंगा तो x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी इट विल बी सम कांस्टेंट रो अपॉन सेंटर से डिस्टेंस x की पावर n कोई नंबर है जो हमें निकालना है। ठीक है, आई जस्ट मीन टू से दैट कि इस मीडियम की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, और ये वेरी किसके साथ कर रही है, इन दोनों शेल्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके साथ वेरी कर रही है। एंड कैसे वेरी कर रही है कि थर्मल कंडक्टिविटी इज रो अपॉन x रेज़ टू पावर n। सिंपल। पहला सवाल पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जैसे हम आगे जाके n0 बोल देंगे, फॉर विच टेम्परेचर ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ शेल। इस शेल की थिकनेस में हर पॉइंट पर dt/dx जो है आपका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, हर जगह सेम होना चाहिए। इसके लिए आपके इस n की वैल्यू क्या होगी, और जो आपकी n की वैल्यू आए उसको आप n0 बोल देना। ठीक है, अब बोला गया जब ये n की वैल्यू n0 होगी तो x की वो वाली वैल्यू बताओ जिसके लिए टेम्परेचर जो होगा वो T1 और T2 का एवरेज होगा, T1 और T2 का एवरेज होगा, T1 + T2 अपॉन 2 होगा। और लास्ट वाले सवाल में मुझसे पूछ रखा है कि अगर n की वैल्यू n0 हुई तो थर्मल करंट कितना होगा। इतना सही सवाल है, अच्छा सवाल है।
इस सवाल के जैसा सवाल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर रखा था, बस बड़ा वहां पर ये जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी थी ना वो यूनिफॉर्म थी। इस बार यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो हमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं है वैसे, है ना। आप लोगों को याद भी आ रहा होगा हल्का फुल्का कि हमें इस बात को इतना फ़र्क पड़ता नहीं है कि यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि हम लोग तो है ना बेसिक से कर रहे हैं हर काम। तो चलिए यहाँ से x डिस्टेंस पर ऐसे एक स्फेरिकल शेल ले लीजिए, पहला x का तो अगला ऐसे x प्लस डी एक्स का, पहले का रेडियस x तो अगले का रेडियस x प्लस डी एक्स। तो ऐसे मैंने 2 कट लगा दी, आपके पास एक नया स्फेरिकल शेल बन गया जिसकी थिकनेस dx है, जिसकी थिकनेस dx, और मान लेते हैं कि इसके अंदर थर्मल करंट यूं जा रहा है ऐसे। ये थर्मल करंट में लिखना आता है। इस थर्मल करंट का शायद फॉर्मूला था कि थर्मल करंट इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। आई रियली होप आपको याद होगा। सर आपने इस बार थर्मल करंट वैसे नहीं लिखा, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर इंटू के इंटू ए अपॉन एल, बट ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सवाल में पूछा ही हमें जानबूझकर ना ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो हमें ऑफकोर्स इस तरह से थर्मल करंट लिखना है जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट कम से कम आए तो सही। मैं जानबूझ के ऐसे लिखा, ठीक है। यहाँ पर जो थर्मल करंट होगा उसे मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ के, बड़ा के की वैल्यू मुझे दे रखी है रो अपॉन एक्स रेज टू पावर एन माइनस साइन एरिया। एज यू कैन सी दैट कि दिस थर्मल करंट हैज बीन स्प्रेड ऑन ए एरिया, दैट इज एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर, oh sorry 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, इंटू डी टी बाई डी एक्स। फेयर इनफ। इससे मेरे पास डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई है। बच्चों चेक करना क्या वैल्यू आ गई है। मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है थर्मल करंट माइनस इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अपॉन रो 4 पाई। एक बार चेक कर लेना, डी टी बाई डी एक्स थोड़ा ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन ऊपर गया, एक्स की पावर 2 नीचे है तो एक्स की पावर एन माइनस 2 माइनस, ठीक है 4, ठीक है सब सही। हम चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म रहे। अगर हम चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म रहे, इट मीन्स दैट कि आपका जो डी टी बाई डी एक्स है वो एक्स के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। और अगर एक्स के साथ वेरी नहीं करना चाहिए तो ज़रा सोचो, थर्मल करंट ऑफ कोर्स स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट होगा, रो पहले से ही कोई ना कोई कांस्टेंट है, 4 पाई बेटा वैसे ही कांस्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि डी टी बाई डी एक्स एक्स के साथ वेरी ना करे तो इस पावर को 0 कर दो, और अगर ये पावर 0 हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी टी बाई डी एक्स है वो एक्स पर वेरी नहीं करेगा, और अगर वो एक्स पर वेरी नहीं करेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो हमारा आंसर आ गया कि n माइनस 2 शुड बी इक्वल टू 0, सो n कम्स आउट टू बी 2, और ये है हमारा n नॉट। इसी को हमने n नॉट बोल दिया। फेयर इनफ। आगे चलते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया कि अब n की वैल्यू अगर n नॉट हुई, मतलब n की वैल्यू अगर 2 हुई, जिस टाइम पर आपका डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है, उस टाइम पर बताओ कि टेम्परेचर T1 प्लस T2 अपॉन 2 कहाँ पर होगा। सोचते हालांकि सोचने के और भी तरीके हो सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ना आपको ग्राफ से समझाना चाहता हूँ, सुनना मजा आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर, सॉरी y एक्सिस में तो टेम्परेचर और x एक्सिस में x, ठीक है। जब x की वैल्यू स्मॉल r है, जब x की वैल्यू स्मॉल r है तब आपका हायर टेम्परेचर है, और वो टेम्परेचर कितना है T1, ठीक है बच्चों। जब आपके x की वैल्यू कैपिटल R है, कैपिटल R मतलब बाहर वाला रेडियस, जब आपके x की वैल्यू कैपिटल R है तब आपका लोअर टेम्परेचर है, दैट इज T2। सर यहाँ से तक टेम्परेचर वेरी कैसे कर रहा है? बड़ा आसान है। अभी अपन ने डी टी बाई डी एक्स निकाला था, समथिंग नेगेटिव आया था और कांस्टेंट आया था।
डी टी बाई डी एक्स अगर नेगेटिव आया है इसका मतलब स्लोप, इस टेम्परेचर वर्सेस एक्स कर्व का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, और वो कांस्टेंट आया था। कांस्टेंट तो आना ही था, सवाल में लिखा हुआ यही है कि n की वैल्यू वो बताओ जिसके लिए आपका डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट हो, और अगले सवाल में पूछ लिया कि n की वैल्यू 2 के लिए ये निकालो, तो ऑफकोर्स हमारा डी टी बाई डी एक्स तो कॉन्स्टेंट है, और अगर डी टी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट है इसका मतलब हमारा स्लोप बेटा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो आप कह सकते हो कि सर ग्राफ जो आएगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन, इट विल बी लाइक स्ट्रेट लाइन, और वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो आएगा वो ऐसे नेगेटिव आएगा, जो स्लोप आएगा वो इस तरह से नेगेटिव आएगा। आई होप गेट द पॉइंट। मुझसे पूछा गया है कि कहाँ पर टेम्परेचर जो है वो T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा। मुझसे x की ये वाली वैल्यू पूछी गई है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। वैसे तो आप कह सकते हो कि सर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लूँगा और फिर टेम्परेचर की वैल्यू T1 प्लस T2 अपॉन 2 लिख दूँगा, बिल्कुल लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बताना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अभी लिखते हैं y नहीं बच्चों, y एक्सिस में तो t है। सर स्लोप आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है तेरा T1 माइनस T2 अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r, नेगेटिव में क्यों, क्योंकि अगर स्लोप इस तरह से आता है तो पॉजिटिव, इस तरह से आता है तो नेगेटिव, इंटू x तो x ही है प्लस c। सर c कैसे निकालूं बेटा, कोई वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि c कितना आएगा। जैसे जब x की वैल्यू r होगी, जब x की वैल्यू कैपिटल R होगी तब आपका टेम्परेचर T2 होगा, तो मैंने इसको लिख दिया T2 शुड बी इक्वल टू माइनस को अंदर ले आया T2 माइनस T1 अपॉन R माइनस R इंटू x की वैल्यू कैपिटल R प्लस c। इसको सॉल्व कर लो, और इसको सॉल्व करते ही हमारे पास मेरे ख्याल से आ गया T2 कैपिटल R माइनस T2 स्मॉल r शुड बी इक्वल टू T2 कैपिटल R माइनस T1 कैपिटल R प्लस C टाइम्स कैपिटल R माइनस C टाइम्स स्मॉल r। T2 कैपिटल R आपका कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से C की वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है T1 माइनस T2 इंटू R, T1 माइनस T2 और सॉरी C की वैल्यू आ गई T1 कैपिटल R माइनस T2 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो कुल मिलाकर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, मुझे बड़ा जगह चाहिए थोड़ी बहुत, तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, लिखे, हाँ मेरे पास आ गया T इज इक्वल्स टू, बड़ा माइनस को अंदर ले आए तो T2 माइनस T1 अपॉन R माइनस R इंटू x प्लस C, बड़ा C कितना है T1 R माइनस T2 R अपॉन R माइनस R। अब मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जब आपका टेम्परेचर T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा। वैल्यूज रख दीजिए, T की वैल्यू मुझे चाहिए T1 प्लस T2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन R माइनस R इंटू x प्लस T1 R माइनस T2 R अपॉन R माइनस R। ठीक है बच्चों, सिर्फ R माइनस R को एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा, दैट इज T1 प्लस T2 इंटू R माइनस R शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स T2 माइनस T1 इंटू x प्लस 2 टाइम्स T1 R माइनस 2 टाइम्स T2 R। इससे बड़ा हम x को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, करते बड़ा सॉल्व, इतना कर लिया तो आगे भी कर लेते हैं।
दैट इज T1R माइनस T1 स्मॉल r प्लस T2R माइनस T2 स्मॉल r, दैट इज ठीक है। ये सब कुछ 2 टाइम्स T2 माइनस T1 इंटू x प्लस 2 टाइम्स T1R माइनस 2 टाइम्स T2 स्मॉल r। चलिए बच्चों, हाँ ये बड़ा कैपिटल R, ठीक है। कुछ बड़ा कैंसिल हो रहा हो, कैंसिल कर सकते हो। देखना बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास। इधर की तरफ T1R है, इधर की तरफ T1R है, ये एक कैंसिल हो गया। और इधर की तरफ T2R है, इधर की तरफ T2R है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। उन टर्म्स को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, चेक करना बेटा क्या जाएगा, मेरे पास आ जाएगा T1 कैपिटल R, सॉरी T2 कैपिटल R माइनस T1 स्मॉल r माइनस T1 कैपिटल R प्लस T2 स्मॉल r अपॉन 2 टाइम्स T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू x। छोटी सी कैलकुलेशन होगी बेटा मेरे ख्याल से, है ना। हमारे पास T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये हमारे पास बाहर आ गया T2 माइनस T1, हमारे पास ये आ गया R1 एंड T2 माइनस T1। इससे बड़ा हमारा T2 माइनस T1 कैंसिल हो गया और हमारे पास x की जो वैल्यू आ गई है दैट इज R प्लस R अपॉन 2। मैंने इतना सारा पूरा सॉल्व किया, ये बड़ा मैंने काफ़ी टाइम लगाया, बट आप लोगों ने हो सकता है कि इसको पहले से ऑब्जर्व कर लिया हो कि सर ये T1 है और ये T2 है। आपको टेम्परेचर चाहिए इन दोनों का एवरेज, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। तो सर अगर ये R है और ये कैपिटल R है तो ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए एवरेज। एवरेज बड़ा कितना आएगा, दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन। तो आप डायरेक्ट भी इस बात को सोच सकते थे, इसमें किसी प्रकार कोई इशू नहीं है। तो आप बड़ा डायरेक्ट इस बात को सोच सकते थे, मैंने ज़रूर इसको पूरा का पूरा कर दिया, ठीक है, जिससे आपको हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन वगैरह कैसे लगते हैं इसका आइडिया भी लग जाए। आई होप इट विल वर्क। आगे चलें। नेक्स्ट, मैंने इसमें लास्ट में आपसे ये और पूछा कि बताइए ज़रा थर्मल करंट कितना है, निकालेंगे। लेकिन थर्मल करंट निकालने से पहले मुझे एक बार के लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एक बार जब रेजिस्टेंस आएगा तभी जाके हमारा सारा का सारा काम बनेगा। तो चलिए निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। इस इतने से एलिमेंट का रेजिस्टेंस छोटा सा आएगा, दैट इज DRTH, जिसे हम लिखते आए हैं। बड़ा रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला था क्या आपको? हाँ सर बिल्कुल था। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था L अपॉन KA। L मतलब लेंथ, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ लेंथ इज dx अपॉन K। K इज ऑफ कोर्स रो अपॉन x स्क्वायर। बड़ा n की वैल्यू 2 आ चुकी है, ठीक, दैट इज दिस इनटू हाँ दैट इज L अपॉन KA। बड़ा व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ दिस शेल इज ऑफ कोर्स 4 पाई x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर आपका कैंसिल, और ऐसे छोटे छोटे रेजिस्टेंस खूब सारे आएंगे, खूब सारे आएंगे, सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं क्योंकि सब में करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। और अगर करंट की वैल्यू अगर एग्जैक्टली हर जगह सेम है तो आप कह सकते हो कि सर थर्मल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू सारे के सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। आपका पाई बाहर, 4 बाहर, रो बाहर, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dx। x की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू को वेरी करूँगा स्मॉल r से लेकर कैपिटल R। तो स्मॉल r से लेकर कैपिटल R, एंड आई थिंक thermal resistance in this case has come out to be R minus R upon 4 pi rho.
लेकिन सर मैंने आपसे थर्मल करंट पूछा था, बेटा थर्मल करंट पूछा था, तो आप कह सकते हो कि सर थर्मल करंट इज बेसिकली हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का थर्मल रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ गया R माइनस R अपॉन 4 पाई रो। ये आपका थर्मल करंट आ गया। ये T1 माइनस T2 में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, ये हमारा आंसर है। अच्छा एक बात और, जो हमारा सेकंड पार्ट था ना कि x की वो वाली वैल्यू बताओ जहां पर टेम्परेचर T1 प्लस T2 अपॉन 2 होगा, उसको मैं एक तरीके से और सोच सकता हूं। सुनना बच्चों, यहां का टेम्परेचर T1 है, मैंने ऐसे दिखा दिया T1, यहां का टेम्परेचर T2 है, मैंने इस पॉइंट का टेम्परेचर दिखा दिया T2, थर्मल करंट है ऐसे, वो हमने निकाल लिया। यहाँ कहीं कोई पॉइंट ऐसा है x डिस्टेंस पे जहाँ का टेम्परेचर है T1 प्लस T2 अपॉन 2। अब देखो सुनो, यहाँ से यहाँ तक का टोटल रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और ये थर्मल करंट हमने निकाल लिया। यहाँ से x डिस्टेंस, यहाँ से x डिस्टेंस का अगर थर्मल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ से अगर थर्मल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा स्मॉल r से x तक। कहाँ से कहाँ तक? स्मॉल r से लेके x तक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेजिस्टेंस अगर लिखना हो तो दैट इज बेटा सिर्फ स्मॉल r से x, यहाँ पर x माइनस स्मॉल r आ जाएगा, x माइनस स्मॉल r अपॉन 4 पाई रो। आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, आप कह सकते हो कि सर थर्मल करंट तो मुझे पता ही है, यहाँ से यहाँ तक थर्मल करंट या फिर यहाँ से यहाँ तक थर्मल करंट तो सेम है, तो सेम थर्मल करंट दैट इज T1 माइनस T2 into 4 pi rho upon R minus R. This same thermal current can be written as यहाँ का टेम्परेचर माइनस यहाँ का टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस मेरे बच्चे जानते हैं कितना आएगा, दैट इज x माइनस R अपॉन 4 पाई रो। 4 पाई रो बेटा, 4 पाई रो आपका गायब हो गया बेटा। देखना मेरे पास क्या आ गया, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन R माइनस R शुड बी इक्वल टू बेटा यहाँ पर क्या है 2T1 माइनस T2 अपॉन 2 बेटा मेरे ख्याल से आ गया, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन 2 टाइम्स x माइनस स्मॉल r। इसको जब मल्टीप्लाई करना तो आपके x की वैल्यू वही आ जाएगी जो आपने पहले से निकाल रखी थी, दैट इज स्मॉल r प्लस कैपिटल R अपॉन 2, वही आ जाएगा। तो जैसे सोचा चाहो वैसे सोच सकते हो, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस तरह का सवाल रिपीटेटिव है, इस तरह का सवाल हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी किया था, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, ऐसा ही एक सवाल और करते हैं, एक नहीं बेटा 2 करते हैं, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो हो ही रही है तो इस काम को अपन निपटा ही देते हैं। सुनिएगा, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये एक बड़ा शेल, ये एक छोटा शेल, कंसेंट्रिक शेल्स है, इसका रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R, और बीच में होमोजीनियस मीडियम है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K। सर होमोजीनियस मीडियम है, इस बात का मतलब क्या है? होमोजीनियस मीडियम है इस बात का मतलब ये है कि यहां पर इस बार थर्मल कंडक्टिविटी हर जगह सेम है। सर पिछले वाले सवाल में सेम नहीं थी, कोई बात नहीं, हम तो बड़ा कोई फॉर्मूला तो याद कर बैठे नहीं, हम तो सारा काम बेसिक से कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो सेम है या नहीं है। ना सेम हो हम फिर भी मैनेज कर लेंगे, सेम हो तब भी मैनेज कर लेंगे। तो ये आपके पास बीच में एक होमोजीनियस मीडियम है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, और दीज आर 2 कंसेंट्रिक शेल्स, ये 2 आपके कंसेंट्रिक शेल्स हैं। फेयर एनफ। अंदर वाले का टेम्परेचर है T1, बाहर वाले का टेम्परेचर है T2। इस बार ऑफ कोर्स बेटा आपकी dt/dx कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है
कि अगर आपका T1 बड़ा है और T2 छोटा है तो थर्मल करंट आएगा ऐसे। वो थर्मल करंट जो होगा वो आप बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में जो है वो 4 पाई स्मॉल r एरिया पर फैला हुआ है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते वही करंट जो है वो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है, और जैसे जैसे थर्मल करंट बाहर जा रहा है वैसे वैसे वो बड़े एरिया पर लगातार फैलता जा रहा है। कोई बात नहीं, हम सब मैनेज करना जानते हैं। छोटे छोटे बातें पूछ रहा हूं। पहला, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। दूसरा, थर्मल करंट। पहला है थर्मल रेजिस्टेंस, दूसरा है थर्मल करंट। निकालिए, बिल्कुल निकालेंगे। थर्मल रेजिस्टेंस निकालना मैं सिखा चुका हूं, अभी सिखाया था बड़ा आपको। यहां से x डिस्टेंस दूर जाइए, आप ऐसे एक स्फेरिकल 3 डायमेंशनल कट लगाइए। पहला कट x पे तो अगला कट x प्लस dx पे ऐसे। ओ सॉरी, कितना गंदा डायग्राम बन गया। चलेगा चलेगा। पहला कट x पे तो अगला कट x प्लस dx पे। जो भी थर्मल करंट है वो यूं जा रहा है इसके अंदर से। तुम तो सिर्फ और सिर्फ इस शेडेड एलिमेंट का, इसका रेजिस्टेंस निकाल दो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल दो, बाकी सब तो हो जाएगा। इसका थर्मल रेजिस्टेंस हमें निकालना आता है। इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा, लिखा हो बेटा, L/Ka। यही फॉर्मूला होता है, L/Ka। इसकी लेंथ कितनी है? आप बोलोगे सर इस शेल की लेंथ, मतलब जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ लेंथ, उस तरफ लेंथ इज ऑफ कोर्स dx/K। इस बार तो K कांस्टेंट है, K लिख दो। एरिया, यहां पर इस शेल का एरिया कितना है? आप बोलो सर इसका एरिया तो ऑफ कोर्स 4 पाई x स्क्वायर है। लेकिन दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम, दिस इज द जस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस थिकनेस। मुझे तो पूरे का निकालना है। तो आप बोलो सर ऐसा शेल यहां भी होगा, 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 ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होंगे। उन सबका रेजिस्टेंस निकालना है, और सबका रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो जोड़ लो। सर जोड़ कैसे लूं? भाई सब में करंट सेम है, और अगर करंट सब में सेम है इट मींस दैट दे आर इन सीरीज। और सीरीज में आप लोग जानते हो कि नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 आप ऐसे जोड़ सकते हो, एंड नेट थर्मल रेजिस्टेंस विल बी ऑफ कोर्स द एडिशन, दैट इज 1/4 पाई K, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx/x स्क्वायर। मेरे बच्चों x को कहां से कहां तक वेरी करूं? आप बोलो सर हो जाएगा। x को मुझे वेरी करना है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल r से कैपिटल R, और जैसे ही बेटा इसको स्मॉल r से कैपिटल R मैंने वेरी किया, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/4 पाई K, dx/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, दैट इज फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, that is 1/4 pi K, that is 1/r minus 1/capital R. So that comes out to be capital R minus small r upon 4 pi K, capital R small r. ये आ गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। सर मुझे सिर्फ और सिर्फ ना यहां से लेकर x डिस्टेंस तक की थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देना स्मॉल r से लेकर x तक। हम तो कहीं तक भी निकाल सकते हैं, हमसे पूरा पूछा गया था तो हमने पूरा कर दिया। फेयर एनफ। दूसरा है थर्मल करंट। थर्मल करंट इज वेरी इजी। थर्मल करंट तो आप सीधा बोलोगे, देखो सर ऐसा है, दैट इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन यहां से यहां तक का थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस इज R minus R 4 pi K, capital R small r, ये लिमिट। दिस इज योर थर्मल करंट। समझ गए इस बात को? बहुत ही आसान सा काम था बेटा। चलेगा? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आई रियली होप बेटा बात समझ आगे होगी, है ना? मैं एक बात तो बोलता हूं बेटा, यहां पर ऐसे अलग सी बात हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि थर्मल करंट इज, एक फॉर्मूला और सिखा रखा था, Ka/dt/dx सिखाया था ना, और एरिया बेटा यहां अलग है, 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 यहां अलग है। आप कह सकते हो कि थर्मल करंट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज -K, K कांस्टेंट है,
एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर dt बाई डी एक्स। सर यहां से आप क्या बोलना चाहते हो? ऐसे एक एक्स्ट्रा बात बताने के मूड में था। हमारा आंसर तो आ चुका बच्चे, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा इसको लास्ट वाले सवाल से कंपेयर करना चाहे और कहते हैं मुझे इसमें भी कोई ग्राफ बना सकता हूँ क्या, जिसमें कुछ एनालाइज कर सकूँ। हाँ बना तो सकते हो। आप कह सकते हो कि इस केस में हमारा जो dt बाई डी एक्स होगा इट विल बी, बड़ा बोलना, थर्मल करंट माइनस अपॉन 4 पाई के एक्स स्क्वायर। सर इस बार सर हमारा ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है सर ये कांस्टेंट नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है, वो तो होना ही था। जैसे हम थर्मल करंट की तरफ जाते हैं तो उस तरफ तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव ही होता है, अच्छी बात है। अगर मैं इस माइनस साइन को हटा दूं, मतलब मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं, तो मैं एक बात बोलूंगा कि जितना बड़ा x है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है, उतना ही छोटा है। तो जैसे जैसे आगे जाओगे टेम्परेचर ग्रेडियंट लगातार घटेगा। तो मैं यहां से आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई मुझसे इस बार पूछ ले कि सर टेम्परेचर वर्सेस सेंटर से डिस्टेंस ग्राफ बना सकते हो क्या हल्का फुल्का? हाँ बेटा कोशिश तो कर ही सकता हूं। जब x की वैल्यू स्मॉल r होगी तब आपका टेम्परेचर है T1, जब x की वैल्यू कैपिटल R होगी तो टेम्परेचर होगा T2। इस बार ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाने की गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि इस बार जो ग्राफ आएगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। सर ऐसा क्यों नहीं बनाया? ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में x छोटा है तो स्लोप बड़ा है, जैसे मतलब स्लोप मैग्नीट्यूड में, फिर लगातार स्लोप घट रहा है, फिर लगातार स्लोप घट रहा है। तो मैंने जानबूझ के ग्राफ आपका ऐसा बनाया, समझ के बड़ा इस बात को। तो ग्राफ जो होगा इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, नाइदर लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। कोई टेम्परेचर वर्सेस अगर x ग्राफ पूछे, 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो इस तरह से आप बड़े आराम से अच्छा ऑप्शन छांट सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों, इसी तरह से एक छोटा सा कंडक्शन का एग्जांपल और अगेन है ना, वही काम बेटा हमारे पास, तो इंटीग्रेशन करना, ये सब बातें करना। तो चलिए सुनिए, हमारे पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, इस तरह के एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, रेडियस a का, ये स्ट्रेट लाइन टाइप, ये स्ट्रेट लाइन टाइप, ये अगेन एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, रेडियस b का, बीच में एक होमोजीनियस मीडियम है S, लेंथ जो है इसकी ये L है, इस फेस का टेम्परेचर T1 है, इस फेस का टेम्परेचर T2 है। ठीक है, और जो T1 है बच्चे वो T2 से बड़ा है, जो मीडियम है वो होमोजीनियस है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी K आपको गिवन है। आपको चिंता नहीं करनी है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी मान लो कभी वेरी भी कर रही होगी ना, तो भी अपन सवाल कर सकते हैं, ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी K है और वो कांस्टेंट है। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये एडियाबैटिक है, थर्मल करंट विल मूव लाइक दिस बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट कि T1 इज मोर देन T2, सो थर्मल करंट विल गो लाइक दिस। लेकिन फर्क है बेटा, यहां से जब थर्मल करंट जाना स्टार्ट हुआ तब वो 4 पाई a स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ था। जैसे जैसे ये थर्मल करंट आगे जा रहा है वैसे वैसे ये ज्यादा एरिया पर फैलता जा रहा है, ज्यादा एरिया फैल रहा है, और यहां पर पहुंचते पहुंचते तो वही थर्मल करंट जो है वो 4 पाई b स्क्वायर एरिया पर फैल गया है। फाइन, थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल करंट। आपको थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है और थर्मल करंट निकालना है। चलिए बच्चों,
हल्की फुल्की ज्योमेट्री आएगी बेटा, काम आएगी, कर लेंगे, सब कर लेंगे। और हम फंसे कहाँ पे, बच्चे बोलेंगे सर फंसे तो यहाँ पर हैं कि है ना, जैसे अपन थर्मल रेजिस्टेंस लिखते थे ना, तो अपन ऐसे लिखते थे L/K। सर L लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इस बार तो K लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। सर दिक्कत तो A लिखने में है। मैंने पूछा क्या दिक्कत है, आप बोले सर यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। सर एरिया तो कांस्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ इंतज़ाम करते हैं। क्या इंतज़ाम कर सकते हैं, देखिएगा बेटा, इस पॉइंट से इस एंड से x डिस्टेंस दूर जाएंगे और एक कट लगाएंगे ऐसे, तो यहां पर एक स्मॉल r रेडियस का क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। पहला कट x पे, तो अगला कट x प्लस dx पे, अगला कट x प्लस dx पे। ये स्मॉल r निकालना हमारे लिए बेटा बहुत बड़ा काम है नहीं, मैं निकाल के दिखाता हूं। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये स्मॉल r है, ये बेटा आपका पहले से ही a है, ये r है, ये a है, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गई r माइनस a। ये ऑफ कोर्स बेटा सवाल में आपको b गिवन है, ये b थोड़ा, ये a है, तो ये आपके पास ऑफ कोर्स b माइनस। आई कुड इजीली से कि हमारे पास एक छोटा सा बड़ा एक सिमिलर ट्रायंगल नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। या फिर ऐसे लिख दो कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r माइनस a अपॉन x शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज b माइनस a अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस l। हमारे पास r की वैल्यू आ गई है a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स, a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स, ये रेडियस। सर इससे करोगे क्या, करूंगा ये, अगर आपको बेटा डायग्राम समझने में दिक्कत आई है तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़िया बनाता हूं। आपने यहां से x डिस्टेंस पे कट लगाया, आपने x डिस्टेंस पे कट लगाया, तो ऐसा क्रॉस सेक्शन आया है। फिर अगला x प्लस dx पे कट लगाया, ऐसे। ये रेडियस हमने अभी भी निकाल लिया, कितना है बेटा, a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स। ये जो थिकनेस आई है ये कितनी आई है, dx, और इसमें थर्मल करंट जा रहा है u। हम तो एक काम करेंगे, हम तो सारे काम धाम भूल के सिर्फ और सिर्फ इसी जो छोटी सी डिस्क बनी है ना, इस डिस्क का थर्मल रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका अगर आ गया ना तो फिर सबका आ जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस आएगा, इस डिस्क का आएगा छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज L। सर इसकी लेंथ, थर्मल करंट जिस तरफ जा रहा है उस तरफ लेंथ, उस तरफ लेंथ है dx अपॉन k तो कांस्टेंट है, k गिवन है। एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स डिस्क है थोड़ा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। व्हाट्स द रेडियस, दैट इज a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ जस्ट दिस डिस्क। ऐसे डिस्क यहां भी है, 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 यहां भी है। ऐसी इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्क हैं, उन सब का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए। सर जोड़ क्यों रहे हो बेटा, जोड़ इसलिए रहे क्योंकि दे आर इन सीरीज, सब में करंट सेम है। तो आप कह सकते हो कि अगर पूरा रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो आई कुड इजीली से बेटा 4 पाई के, तो बेटा बाहर अंदर आ गया बेटा मेरे ख्याल से dx अपॉन a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स का होल स्क्वायर। x को कहां से कहां तक वेरी करना है बेटा, x को वेरी करना है मुझे 0 से इस पॉइंट से चलते चलते यहां तक। छोटा सा इंटीग्रेशन है मेरे ख्याल से बेटा, ये वाला इंटीग्रेशन आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं साइड में करके दिखा देता हूं।
ये जो अपना a प्लस b माइनस a अपॉन l इंटू एक्स, इसको t पर रख दो। a तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, b माइनस a अपॉन l, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। तो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस इज 1/4 पाई k। चलो ये तो बाद में कर लेंगे, पहले ये इंटीग्रेशन निपटा देते हैं। इंटीग्रेशन dx, जहां dx लिखा हुआ है वहां पर लिख दो dt इंटू एल अपॉन बी माइनस है अपॉन इसका स्क्वायर है, ये हमारा t था, इसे t रख दो, अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज एल अपॉन बी माइनस है। इंटीग्रेशन इज ऑफ कोर्स -1 अपॉन टी। तो टी को वापस से पुट कर दो तो हमारे पास आ गया शायद आंसर, दैट इज एल अपॉन 4 पाई के, नीचे आ गया है b माइनस ए माइनस ऑफ 1 अपॉन टी, टी है अपना a प्लस b माइनस a अपॉन एल इंटू एक्स। एक्स को वेरी करना है 0 से l, दिखाई तो दे रहा है यार, हाँ ठीक है, जस्ट दिख रहा है। मेरे ख्याल से हमारा आंसर आ गया। थर्मल रेजिस्टेंसेस यहां सॉल्व कर दूं, लास्ट स्टेप ही तो है। थर्मल रेजिस्टेंस इज एल अपॉन 4 पाई के बी माइनस ए इंटू, बड़ा एक बार x को a रखना, एक बार सॉरी x को l रखना, एक बार 0 रखना। मेरे पास आ गया दैट इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन, बड़ा l रखा तो 1 अपॉन b। हमारे पास l अपॉन 4 पाई के बड़ा b माइनस a तो कैंसिल, ये हमारा आंसर आ गया। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है पूरे के पूरे सिस्टम का, वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा आंसर है, हो सकता है कि बेटा इस तरह का कभी तुम्हारे काम भी आ जाए, बढ़िया आंसर है। दिस इज योर थर्मल रेजिस्टेंस। कोई मुझसे पूछ रहे सर थर्मल करंट कितना होगा, अरे भाई जब थर्मल रेजिस्टेंस ही आ गया तो थर्मल करंट निकालना तो ऑब्वियस ही बात है कि दैट विल बी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T2 अपॉन योर थर्मल रेजिस्टेंस, दैट इज L अपॉन 4 पाई के AB। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। और इसमें अगर मान लो कल को अगर के वेरी कर रहा होगा, हम तब भी बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगेन हमने इसको बेसिक से किया है ना, कोई इतना इशू नहीं। आगे एक छोटा सा सवाल और करते हैं। इस बात का रेडिएशन का सवाल है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल है। अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, बार बार अलग अलग से पूछ रखा होता है, तो हम अभी इसको निपटा लेते हैं। सवाल ऐसा है, liquid of mass 250 ग्राम is kept warm in a vessel by electric heater। किसी इलेक्ट्रिक हीटर से वेसल के अंदर 250 ग्राम को लिक्विड पड़ा है, उसको हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, उसको वैसे तो हम केप्ट वार्म मतलब हम एक अच्छा टेम्परेचर उसका मेंटेन कर रहे हैं। द लिक्विड इज मेंटेन एट 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन पावर सप्लाइड बाय हीटर इज 30 वोल्ट एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो उस लिक्विड के टेम्परेचर को 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर को 30 वाट का पावर देना पड़ता है। भाई पावर अगर आप नहीं दोगे इलेक्ट्रिक हीटर से तो उस लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तो मेंटेन रह नहीं सकता, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर तो घटते 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 20 हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि उसका टेम्परेचर 50 का 50 रहे तो आपको कोई ना कोई एनर्जी तो देनी पड़ेगी। समझ गए इस बात को? वरना कोई बच्चा सोच सकता है कि सर टेम्परेचर तो फिक्स है, फिर सर क्यों हीट दूँ? अगर आप हीट नहीं दोगे तो उसका टेम्परेचर 50 थोड़ी रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 20 है, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर 20 है तो लगातार उसमें से हीट निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी और उस लिक्विड का टेम्परेचर फाइनली 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 50 का 50 रहे तो भी आपको हीट देनी पड़ेगी, नहीं दोगे तो उसका टेम्परेचर घट के 20 हो जाएगा। तो ये सवाल में दे रखा है कि हमें 30 वाट का पावर लगातार उसे देना पड़ेगा। एज द हीटर इज स्विच्ड ऑफ, जैसे हमने हीटर को स्विच ऑफ किया, अब ऑफ कोर्स क्या होना हम जानते हैं, लगातार उसका टेम्परेचर घटेगा 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 और फाइनली हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम बाद उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही हो जाना है जो सराउंडिंग का है। And it took 10 seconds for the temperature to drop from 40 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius।
40 डिग्री सेल्सियस से 39.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में 10 सेकंड लगते हैं। तो बताओ कि लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कितनी है एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। चलिए बच्चों सोचते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है तो ऑफ कोर्स कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड ना होती ना तो फोर्थ पावर में हमें हैंडल करना पड़ता, स्टीफन्स लॉ लगाना पड़ता, तब भी कर तो लेते लेकिन कैलकुलेशन वुड हैव बीन लिटिल बिट टफर, तब भी कर लेते। सुनिएगा, जब आपके लिक्विड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे जो नेट पावर बाहर निकलती है, नेट पावर बाहर निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में, दैट इज ऑफ कोर्स पावर एमिटेड माइनस पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जो नेट पावर बाहर गई है या फिर जो आपका dQ/dt है या फिर आपका जो dQ/dt है, उसको आप कह सकते हो कि सर दैट इज ऑफ कोर्स K टाइम्स दिस टेम्परेचर माइनस दिस टेम्परेचर, दैट इज 50 माइनस 20। मैंने बेटा सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा दिया। सर स्टीफन्स लॉ में तो सर बहुत सारे कांस्टेंट आया करते थे सर, वो ना सिग्मा विग्मा सब आया करते थे, बिल्कुल आया करते थे, हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोला गया कि स्टीफन्स लॉ इज कांस्टेंट। सॉरी स्टीफन्स लॉ बड़ा हमें बोला गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड। सो इट मींस दैट बाहर जो हीट जा रही है उसके जाने की जो रेट है, उसके जाने की जो दर है, वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोला गया हमें सवाल में, हम क्यों चिंता करें। सर स्टीफन्स लॉ के अंदर तो आप टेम्परेचर ना केल्विन में लिखते थे और बहुत ही ढंग से बोलते थे आपकी केल्विन में लिखो, केल्विन में लिखो, यहाँ आप डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हो। ऐसा क्यों बेटा? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़रूरी था, यहाँ पर तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, और टेम्परेचर का डिफरेंस तो चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। यही दोनों को अगर मैं ढंग से लिखूंगा तो केल्विन में लिख दूंगा, लेकिन दोनों में 273 ऐड करूंगा, डिफरेंस तो वही आएगा 30, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में फ़र्क नहीं पड़ता। ये बाहर जाने की रेट है, ठीक है बेटा, अच्छी बात। ये रेडिएशन की फॉर्म में लगातार हीट बाहर जा रही है, लेकिन हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका टेम्परेचर तो फिक्स है। कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस फिक्स इसलिए क्योंकि हमने एक हीटर यूज कर रखा है और वो हीटर लगातार हीट दिए जा रहा है, पावर दिए जा रहा है। कितनी पावर दिया रहा है? 30 वाट। तो पक्की बात है कि रेडिएशन की फॉर्म में जितनी पावर बाहर जा रही है उतनी ही हीटर की फॉर्म से पावर आ रही है। सो दिस पावर शुड बी इक्वल टू 30 वाट, शुड बी इक्वल टू 30 वाट। ये पहला काम हो गया। अब दूसरा काम, जब इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 40 कब हुआ? जब इस हीटर को हमने स्विच ऑफ कर दिया, तो ये 30 वाट आना बंद हो गया। लेकिन ये तो जा रही थी बेटा लगातार हीट, और लगातार हीट जा रही तो इसका टेम्परेचर लगातार घटेगा, घटते 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 कभी 40 पे आया। इसका टेम्परेचर पहले 40 था, फिर 39.9, वो भी रफली 40 के आसपास ही है। ठीक है, अब हीटर तो है नहीं, ये लगातार अपने अंदर से कोई ना कोई पावर बाहर निकाल रहा है। काश मैं ये पावर लिख पाऊं, तो मेरे बच्चे बोले सर बिल्कुल लिख देंगे, दिस पावर इज। असली तरीका लिखने का है स्टीफन्स लॉ, लेकिन आप हो सर स्टीफन्स लॉ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सवाल में साफ साफ बोला गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट दैट लार्ज एंड द पावर गोइंग आउट should be directly proportional to temperature difference of object and surrounding। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 40 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20। सर ऑब्जेक्ट का अभी 40 है, सर थोड़ी देर बाद 39.9 में तो हो रहा है, सर 40 लिखोगे या 39.9 लिखोगे? तो मैं कहूँगा बेटा बहुत बड़ा फर्क है नहीं, 39.9 भी लगभग 40 के बराबर ही है। सर ये पावर निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो तो मेरे पास आ गया K इंटू 30 अपॉन K इंटू 20 शुड बी इक्वल टू 30 वाट अपॉन P। सॉल्व करते बेटा पावर की वैल्यू आ गई मेरे पास 20 वाट। इसका मतलब इसमें से जो रेडिएशंस बाहर निकल रही है उनके बाहर निकलने की जो रेट है वो 20 वाट है, मतलब 20 जूल एनर्जी पर सेकंड लगातार इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है। अब पहले तो 30 निकल रही थी, अब कितनी निकल रही है? 20। सर पहले 30 और अब 20 क्यों? क्योंकि पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा था, अब टेम्परेचर डिफरेंस कम है।
आगे अगर और ऐसे अगर लगातार टेम्परेचर घटता गया तो ऑब्जेक्ट के और सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंस और कम होंगे, तो बाहर जाने वाले रेडिएशंस और कम होंगी। प्रॉपर इक्वेशन स्टीफन्स लॉ की थी, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थोड़ा सा आसान था और सवाल में बोल रखा था। लेकिन हमारी सर स्पेसिफिक हीट तो नहीं आई, आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी? अब देखो, अब इसमें से 50 वाट अगर हीट बाहर निकल रही है तो आप कह सकते हो कि सर पावर इज सिंपली कितनी हीट बाहर निकली अपॉन कितना टाइम लगा, एंड इट इज 20 वाट या 20 जूल पर सेकेंड। ये क्या करेगी? ये छोटी सी हीट जो बाहर जाएगी ये इस ऑब्जेक्ट का छोटा सा टेम्परेचर चेंज करेगी। तो हम जानते हैं कि दैट इज ऑफ कोर्स माइनस ms dt अपॉन dt। बेटा कई बार लिखना सिखा चुका हूं वाली चीज। सर ये माइनस किस बात का है? टेम्परेचर घट रहा है इसलिए। आप लिख सकते हो दैट इज 20 जूल पर सेकेंड इज माइनस मास कितना बेटा 2.5 kg S निकालना है dt अपॉन dt, चेंज इन टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा इसमें? 10 सेकेंड। ओ सॉरी बेटा 2.5 kg नहीं बेटा, 250 ग्राम है तो 0.25 kg। ओह सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर बेटा 0.1 नहीं है, माइनस 0.1 है। सर माइनस 0.1 कैसे? बेटा इनिशियल 40 था, बाद में 39.9 है। चेंज इन टेम्परेचर ऑलवेज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो माइनस आ गया, वो माइनस और ये माइनस आपस में एक दूसरे से निपट लिए बेटा। सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ गई है 20 अपॉन 0.25 इंटू 0.1 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट कम्स आउट टू और बड़ा एक 10 भी था, 10 को ऊपर ले आओ तो एक 0 आ जाएगा, एंड आई थिंक दैट इज 8000। द आंसर कम्स आउट बाई 8000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो शब्द यूज करना चाह रहा हूं यूज कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। ठीक है, और अगर कोई कहता है सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होता, पावर 4 भी आती बेटा, तब भी हम सॉल्व तो कर लेते हैं, छोड़ते हैं तब भी नहीं। चलिए बेटा अगला सवाल, अच्छा सवाल है। 2 चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हो रहे हैं, और जैसा आप जानते हो कि IIT JEE एडवांस हो चाहे ओलंपियाड हो, दोनों में ही इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछते हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, सवाल में ऐसा है कि हमारे पास एक कॉपर का एक स्फीयर है और उस स्फीयर का टेम्परेचर 500 केल्विन मेंटेन करना है हमें। सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन है। इसका 500 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैंने इसको एक बैटरी पे लगा रखा है, एक बैटरी के साथ लगा रखा है, ऐसी बैटरी के साथ जो 100 वोल्ट की है। अब जरा सोचो इस बात का क्या अर्थ हुआ। मेरे ख्याल से हमने हंसते हल्का फुल्का अर्थ निकाल लिया कि सर 100 वोल्ट की बैटरी से अगर लगाओगे और अगर ये कॉपर है तो ऑफ कोर्स करंट जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, कॉपर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो इसका कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, एंड दैट इज ऑफ कोर्स v²/r या I² इंटू r। वो जो हीट जनरेट है वो रेडिएशन के बराबर कर देंगे, हो जाएगा उससे कोई ना कोई काम। वो जो हीट है वही रेडिएशन की फॉर्म में लगातार बाहर निकल रही है, सोच लेंगे। दूसरे केस में वही कॉपर स्फीयर है, हमने क्या किया कि इसके आधे पार्ट पर हमने कोई ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया। उस ब्लैक कलर के पेपर को परफेक्टली ब्लैक बॉडी मानना है, ठीक है। बाकी आपका आधा कॉपर जो है, हाफ कॉपर जो है वैसा का वैसा है, ये वाला बाकी हाफ वैसे का वैसा है, और बाकी हाफ को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। अब इसका टेम्परेचर 500 केल्विन मुझे फिर से मेंटेन करना है, लेकिन इस बार 500 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो बैटरी है उसका वोल्टेज, उसका EMF 100√2 वोल्ट होना चाहिए। तो बताओ
कि कॉपर की एमिसिविटी कितनी है, कॉपर की एमिसिविटी कितनी है। तो चलो सोचते हैं, पहले इस बात को सोचते हैं कि आखिर हुआ क्या। जो हमारा कॉपर का स्फीयर था उसमें से अगर करंट लगातार जाएगा, करंट लगातार जाएगा तो ऑफ कोर्स अगर मान लो कि कोई हीट वीट का जुगाड़ ना होता तो हम जानते हैं कि ना उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता 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 बढ़ता, करंट जाएगा तो लगातार गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, जैसे जैसे वो गर्म होगा वो अपने अंदर से लगातार रेडिएशंस बाहर निकालेगा बाहर निकालेगा बाहर निकालेगा बाहर निकालेगा। सही बात है। शुरुआत में ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो कि बिल्कुल शुरुआत में कॉपर का टेम्परेचर भी 300 था और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 300 था। जैसे इस कॉपर में से हीट गई, जैसे इस कॉपर में से करंट गया, ये कॉपर गर्म हुआ, V²/R या फिर I²/R की रेट से लगातार हीट डेवलप होती गई और ये लगातार गर्म होता गया। ये लगातार गर्म होता गया तो इसमें से लगातार रेडिएशंस भी लगातार ज़्यादा निकलती रही, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रेडिएशन उतनी ज़्यादा निकलेंगी। लेकिन हुआ क्या कि पावर इतना ज़्यादा आ रहा था करंट के कारण कि पावर आ ज़्यादा रहा था जा कम रहा था, तो इस कारण लगातार स्फीयर का टेम्परेचर बढ़ता गया, स्फीयर का टेम्परेचर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। स्फीयर का जैसे 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 टेम्परेचर बढ़ता गया, स्फीयर में से जो रेडिएशन स्टीफन्स लॉ के फॉर्मूले से आ रही थी वो रेडिएशन भी लगातार बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया जब करंट के कारण जितना पावर जनरेट हो रहा था वो और जो रेडिएशंस की फॉर्म में पावर बाहर निकल रहा था वो दोनों बराबर हो गए। जैसे वो दोनों बराबर हो गए उसके बाद जितना पावर आया उतना गया, जितना पावर आया उतना गया, और तब जाके हमारे इस स्फीयर का टेम्परेचर फिक्स हो गया। कितना? 500 केल्विन। समझ गए इस बात को? पक्का ना? चलिए अब हम इस बात को समझ गए कि पावर जो आने वाला है दैट इज ऑफ कोर्स V²/R। इट शुड बी इक्वल टू कितना पावर लगातार रेडिएशन की फॉर्म में बाहर जा रहा है, रेडिएशन की फॉर्म में इसमें से बाहर जा रहा है। सुनना, कॉपर का E वो निकालना है, इंटू A इंटू सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसके अंदर? यही था फॉर्मूला। ये पावर आ रहा था हमारा रेजिस्टेंस की फॉर्म में, रेजिस्टेंस ने जो पावर इलेक्ट्रिकल पावर आया वही हमारा हीट की फॉर्म में लगातार डिसिपेट हो गया। सर दूसरे केस की कहानी क्या है बेटा? दूसरे केस की कहानी भी मोर और लेस यही है। इस बार पावर थोड़ा सा चेंज हो गया। पावर विल बी पावर बेटा यहाँ पर वोल्टेज 100 है तो 100 का स्क्वायर बेटा, यहाँ पर 100√2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस वही है, इज इक्वल्स टू पावर एमिटेड। बेटा इसने जो पावर बाहर निकाला उसको दो रास्तों में डिवाइड कर लो, लेफ्ट वाले हाफ पोर्शन का अलग और राइट वाले हाफ पोर्शन का अलग। लेफ्ट वाले पोर्शन में तो सरफेस कॉपर ही है तो आप बोलोगे E A। बेटा इसका एरिया अगर A है ना तो इस हाफ पोर्शन का एरिया A नहीं है, A/2 है। EA सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 प्लस इस वाले हिस्से में भी कोई ना कोई रेडिएशन बाहर निकाली होगी। कितनी निकाली होगी? E नहीं बेटा 1। सर 1 क्यों? क्योंकि यहां पर आपने बेटा ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया और उसको हमने बोल रखा है सवाल के अंदर कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। इनटू A बेटा इसका एरिया इज नॉट A, इसका एरिया इज A/2। EA सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। मेरे ख्याल से काम बन जाएगा। जैसे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बात तो बन जाएगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही मैंने इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया मेरे पास आ गया 2 इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर R बड़ा कैंसिल हो गया। इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 2 का स्क्वायर बड़ा 2 आ गया। हाँ डिवाइड करोगे तो EA सिग्मा गायब। ओ कैसे? E कैसे गायब आ जाएगा बेटा? E गायब नहीं होगा, आपका A सिग्मा गायब हो जाएगा। ये 500⁴, ये 300⁵, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। बट देखना क्या बच जाएगा, ये मुझे ऊपर लिखना है ना, तो मेरे पास आएगा E/2 प्लस 1/2, E/2 प्लस 1/2। यहाँ बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया? E बच गया। मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा।
मेरे ख्याल से थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। मेरे पास आ गया 2e इज इक्वल्स टू e बाई टू प्लस हाफ। 2e माइनस e बाई टू बड़ा कितना हो गया 3e बाई टू शुड बी इक्वल टू हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल, e की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/3। ये लीजिए बेटा, e की वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/3। इसका मतलब ये जो आपका बड़ा स्फीयर है कॉपर का, इसकी एमिसिविटी आपकी 1/3 है। ठीक है बच्चों, दो अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे। आई रियली होप आपको समझ में तो आया क्या होगा। आसान था बेटा। मेन चीज तो सोचना ये था कि कैसे इलेक्ट्रिकल पावर से गर्म हुआ और एक टेम्परेचर 500 पर जाकर क्या हुआ कि जितनी हीट आ रही थी उतनी हीट जा रही थी, जिस रेट से हीट आ रही थी उस रेट से हीट जा रही थी। हीट आने के पीछे कारण कौन था, इलेक्ट्रिकल पावर। बाहर जाने के पीछे कारण कौन था, रेडिएशन। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो जितनी हीट आ रही होगी उतनी हीट जा रही होगी, जितना पावर आ रहा होगा उतना जा रहा होगा, जितनी इलेक्ट्रिकल पावर आ रही होगी उतने थर्मल रेडिएशन से पावर जा रही होगी। कॉन्सेप्ट तो इतना सा था, बाकी तो ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स है, कोई बहुत इतनी बड़ी मैथमेटिक्स भी नहीं थी, सब चीज़ें कैंसिल तो हो गई थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अच्छा है लेकिन इसमें हल्की फुल्की थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ भी है। जो यूज़ है मैं बता दूंगा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दो एडियाबैटिक कंटेनर्स हैं, एक में हीलियम है एक में हाइड्रोजन गैस है, दोनों में n मोल्स हैं। हीलियम जो है उसका टेम्परेचर T1 है, हाइड्रोजन का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T2 है शुरुआत में। ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ मोल्स की संख्या बराबर है। ये जो कंटेनर है ये एडियाबैटिक है, यहाँ से कोई हीट आ जा नहीं सकती। हीट आने जाने का जो रास्ता है वो इस रॉड के थ्रू है। एक मेटेलिक रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। शुरुआत में T इक्वल टू 0 पर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, और T1 इज मोर देन T2। ये कहानी है बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल इनिशियली। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत में। अब हम जानते हैं कि अगर हीलियम का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हीलियम से हीट जाएगी, इधर से जा नहीं सकती, इधर जा नहीं सकती, इधर जा नहीं सकती, रोड से जा सकती है। जैसे हीट यहाँ जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर घटेगा। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ऑफ कोर्स अगर हीट आ जा रही है तो प्रोसेस एडियाबैटिक तो नहीं है। तो सर प्रोसेस क्या है बेटा? गैसेस में आपको पहले जज करना पड़ता है कि प्रोसेस कौन सा है। भले ही ये कंटेनर एडियाबैटिक लिखे हों लेकिन हीट ऐसे आ सकती है, इट मीन्स दैट कि प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं है। तो सर प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस है आइसोकोरिक। चेक करो, ये कंटेनर है, फिक्स है, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर जो हीलियम गैस है उसका वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी फिक्स है। तो ये कंफर्म है कि जो प्रोसेस है वो आपका आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें आपका वॉल्यूम फिक्स हो। फिर ना, चलिए बेटा मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसका टेम्परेचर घटते घटते θ1 हो गया है और इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते θ2 हो गया। बेटा T1 T2 तो इनिशियल थे ना, इसलिए मैंने जानबूझ के θ लिख दिया, चलेगा ना। इसका टेम्परेचर अगर θ1 है और इसका टेम्परेचर अगर θ2 है तो थर्मल करंट आएगा ऐसे। उस थर्मल करंट की वैल्यू होगी हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन यहां से तक की लेंथ L। ये थर्मल करंट है। वी नो द मीनिंग ऑफ दिस थर्मल करंट। दिस थर्मल करंट मीन्स कि यहां से यहां तक कोई dq चार्ज गया है और उस dq चार्ज ने जाने में मान लेते हैं कि टाइम लिया है dt, तो हम कह सकते हैं कि दिस थर्मल करंट इज सिंपली dq अपॉन dt। तो dq हीट, जरूर हीट यहां से यहां गया। ठीक है बच्चों, इस θ1 माइनस θ2 को एक बार के लिए θ लिख दो, तो हमारे पास शायद इक्वेशन आ गई, θ Ka अपॉन L इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt। फिर ना, अब ये जो dq हीट यहां पर आई है, ये dq हीट क्या करेगी? आप बोलोगे सर ये dq हीट जो है ये इस
हाइड्रोजन का हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है गैसेस में, ढंग से सुनना। अगर ये dq हीट आई है तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगी और फॉर्मूला होता है, याद करना बेटा, NCDT। बेटा क्या होता है, NCDT। अब मैं 2 चेंज करूंगा, C नहीं CV। CV मतलब बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। DT मतलब चेंज इन टेम्परेचर। बेटा इसका जो चेंज इन टेम्परेचर है मैं उसको dθ2 लिख रहा हूँ, चलेगा ना बेटा। इसका टेम्परेचर θ2 है, इसमें हल्का सा चेंज आ गया dθ2। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। सर ये CV कैसे लिखोगे यार, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस का जो CV होता है, इट इज, आई रियली होप कि आपको याद होगा, दैट इज 5/2R। दैट इज 5/2R, दैट इज 5/2। तो आप कह सकते हो कि dq इज R इज बड़ा गैस कांस्टेंट, दैट इज 5/2 nR dθ2। बड़ा θ2 है। चलिए बेटा, यही dq हीट इसमें से गई है, इसमें से गई है तो इसका टेम्परेचर घटाएगी। तो मैं लिख सकता हूं द सेम dq इज n, इसका CV डैश लिख दो इसका, और इसका चेंज इन टेम्परेचर दैट इज dθ1। एक माइनस साइन और लगा दो। सर ये माइनस साइन किस बात का है बेटा, माइनस साइन इस बात का है क्योंकि हम जानते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। तो तेरा जो dθ1 है ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। dq हम ढंग से पॉजिटिव लिखते हैं। आप कह सकते हो कि दिस dq कैन बी रिटन एज -NCV। बड़ा हीलियम का जो CV है अगेन हमें याद होना चाहिए, दैट इज 3/2R। बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई बहुत ऐसा बड़ा टास्क है नहीं है। दैट इज 3/2R इंटू dθ1। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। यहां से मेरे पास dθ2 आ गया है, कितना आ गया बेटा, 2/5 टाइम्स nR इंटू dq। यहां से मेरे पास माइनस dθ1 आ गया, कितना आ गया, 2/3 टाइम्स nR इंटू dq। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना तो मेरे पास आ गया dθ2 माइनस dθ1 इज इक्वल्स टू 2/5 nR प्लस 2/3 nR इंटू dq। दैट इज d ऑफ θ2 माइनस θ1। बेटा इस θ2 माइनस θ1 को, ओ सॉरी बेटा, मुझे θ1 माइनस θ2 चाहिए ना, मुझे तो θ1 माइनस θ2 चाहिए। तो θ1 माइनस θ2 चाहिए तो क्या करूँ बेटा, ठीक है बाद में मैनेज कर लेंगे यार ना, नेगेटिव आ जाएगा। dθ2 माइनस dθ1 मेरे पास आ गया बेटा, मुझे dθ1 माइनस θ2 चाहिए तो वो माइनस कर देना बेटा, माइनस लगा देना इसका। नीचे एलसीएम कितना आ गया बेटा, मेरे ख्याल से नीचे एलसीएम आ गया 15 nR, ठीक है। और बेटा इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया ये 6 प्लस अब बेटा ये 10। इंटू dq। चलिए बच्चों, हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई है शायद, दिस dθ1 माइनस θ, उसको मैंने थीटा लिख दिया, मेरे पास आ गया dθ इज इक्वल्स टू -16
अपॉन 15 NR इंटू डी क्यू. एंड दिस डी क्यू कैन बी रिटन एज, बेटा देखना क्या लिख सकते हैं इसको, दिस डी क्यू कैन बी रिटन एज थीटा के ए अपॉन एल इंटू डी टी. इस थीटा को नीचे ले आओ, मेरे पास आ गया डी थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू -16 के ए अपॉन 15 NRL इंटू डी टी. ठीक बेटा, टी क्या है, टाइम, थीटा क्या है, थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस. अब सुनना, बिल्कुल शुरुआत में जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर डिफरेंस थीटा जो था वो T1 माइनस T2 था. तो लेट्स से दिस इज T1 माइनस T2. बाद में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये कहा गया है कि जितना इनिशियल था उसका हाफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग ऑफ थीटा, लिमिट लगाऊंगा कहां से कहां तक बेटा, T1 माइनस T2 से T1 माइनस T2 अपॉन 2 तक, दैट इज -16 KA अपॉन 15 NRL इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक, बेटा दैट कम्स आउट विद t. ठीक है ना, इसमें बेटा T1 माइनस T2 कैंसिल हो जाएगा, log 2 बेटा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस वहाँ से कैंसिल हो जाएगा. दिस कम्स आउट टू बी ln हाफ कैन रिटन एज -ln2, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, 16 KA अपॉन 15 NRL इंटू टी. एंड फाइनली बेटा सॉल्व करने पर शायद मेरे पास t की वैल्यू आ गई है. कितनी वैल्यू आ गई बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल करना, मेरे ख्याल से आंसर आ गया 15 टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू एल अपॉन बेटा क्या 16 टाइम्स कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शनल. ln2 भी आएगा है ना, ये माइनस से माइनस 15 NRL ln2, मैंने ln2 नहीं लिखा, ये ln2, ये आंसर आ गया. मैं साइड में फिर से लिखता हूँ, टाइम की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 15 टाइम्स NRL अपॉन 16 KA, ऊपर आया तो ln2, ये आंसर है. चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं. सवाल थोड़ा बढ़िया है, मतलब अगर हम हल्की सी बेवकूफ़ी कर देंगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा गलत, थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर देंगे ना गलत आंसर आएगा. और मोस्टली बच्चों का ना पहली बार में सवाल गलत होगा. देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत आसान सवाल है, बट 99% चांस इस बात के हैं कि ना सवाल हमसे पहली बार में गलत होगा. आप चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, फिर देखते हैं. ठीक है, मैं तो कर रहा हूँ. ठीक है, A body at temperature 50 degrees Celsius cools to 49 degrees Celsius in time delta T when placed in a room maintained at -3 degrees Celsius. रूम का टेम्परेचर अगर -3 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस होने में डेल्टा टी टाइम लेता है. सेम बॉडी को अगर मैं ऐसे रूम में रखूँ जिसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, वो पूछा. फाइन वो टाइम, दैट इज डेल्टा टी डैश. बहुत ही आसान सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सवाल सा लग रहा है, तो ट्राई करते हैं. डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 50 से 49, दैट इज -1 डिग्री सेल्सियस. टाइम कितना लगा है, डेल्टा टी. डेल्टा टी तो गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस के हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस. हमारा टेम्परेचर क्या लिखे, ना 50 लिखो ना 49 लिखो, एवरेज लिख दो. एवरेज इज ऑफ कोर्स 49.5 डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, माइनस से माइनस कैंसिल. यही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग वापस से लगा दो. वापस से लगाई तो 50 से 49, चेंज इन टेम्परेचर इज -1 डिग्री सेल्सियस. टाइम टेकन इज डेल्टा टी डैश, ये निकालना है, दैट इज माइनस के टाइम्स हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सराउंडिंग का टेम्परेचर इस बार 24 डिग्री सेल्सियस.
हमारा टेम्परेचर क्या लिखें बेटा, हमारा टेम्परेचर तो 49.5 लिख दो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस का डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी। हाँ बेटा डिवाइड किया 49.5 प्लस 3 आई थिंक दैट इज 52.5, ठीक है। 49.5 माइनस 24 आई थिंक दैट इज 25.5, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू 525 अपॉन 255 इंटू डेल्टा टी। कितने लोगों का आंसर आया, हाथ खड़ा करो। ठीक है, आ गया सबका, चलिए बढ़िया। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और जिस तरह से आपको चीज़ें सिखाई गई थी, बताई गई थी, उसमें आपने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। और वो ये याद करो कि हमने इस न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को ना स्टीफन्स लॉ से डिराइव किया था, और स्टीफन्स लॉ से डिराइव करने पर हम लोगों ने इस के की वैल्यू भी निकाली थी। मतलब ये जो के था ना, ये कुछ ना कुछ आया था, और उस के में ना एक सराउंडिंग का टेम्परेचर भी था, और हमने कहा था कि देखो ये सब बाहर आ जाएंगे और इन सबको हम कांस्टेंट बोल देंगे। अब इन जिन दो तुम केसेस को कंपेयर कर रहे हो, उन दोनों केसेस में तो सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है ही नहीं, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो अलग अलग है। तो दोनों केस में आपका के तो सेम ही नहीं है। मैं दिखा देता हूँ आपको मैं वापस से स्टीफन्स लॉ दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से स्टीफन्स लॉ याद किया था, और उस स्टीफन्स लॉ के अंदर आपने किस तरह से आप लोगों ने सराउंडिंग के टेम्परेचर को बाहर निकाला था। और सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम लोगों ने दोनों केस में सेम मानते थे, तो हमेशा काम बन जाता था। इस बार सराउंडिंग में दोनों केस में टेम्परेचर सेम नहीं है। एक केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर -3 है, एक केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 कितना बेटा 24 डिग्री सेल्सियस है। हाँ 24। इस बार के सेम नहीं है, दिखाते हैं बेटा आपको। ऑब्जेक्ट ये रही, सराउंडिंग ये रही, सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर Ts प्लस डेल्टा टी। याद कीजिए कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग कैसे डिराइव की थी। इसमें से रेडिएशंस बाहर जाएंगी, कुछ एब्जॉर्ब होंगी, नेट जो पावर बाहर जाएगा वो हम लिखा करते थे E A सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4, हमारा टेम्परेचर है Ts प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। फिर हम इसे शायद ये लिखा करते थे कि दैट इज E A सिग्मा, ये Ts की पावर 4 तो बाहर आ जाएगा, ले लो बेटा बाहर ले लो, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन Ts की पावर 4 माइनस 1। डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू Ts। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है नहीं, केल्विन में अगर देखें तो इट कैन बी रिटन एज E A सिग्मा Ts की पावर 4 इनटू बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो 4 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन Ts माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, और हमारे पास जो पावर बाहर जा रहा है उसको हम लिख दिया दैट इज E A सिग्मा Ts की पावर 3 4 टाइम्स इंटू डेल्टा टी, यही बेटा। और हमने इसको आगे जाके ऐसे लिख देते दैट इज ms dt अपॉन dt, और इससे हमारे पास आ गया कि dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस 4EA सिग्मा Ts की पावर 3 अपॉन ms इंटू डेल्टा टी ये डेरिवेशन मेरे ख्याल सारे बच्चों को याद आती होगी। अब हमने ना इस कांस्टेंट को बार बार बेटा के लिख दिया था, के लिख दो माइनस के लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बार बार इसको के लिख रहे थे, याद करो के लिखते थे इसको।
लेकिन इस बार जिन दोनों केसेस को तुम कंपेयर कर रहे हो उन दोनों केसेस के अंदर 4 की वैल्यू सेम है, E की वैल्यू सेम है, A की वैल्यू सेम है, सिग्मा की वैल्यू सेम है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट भी सेम है, स्पेसिफिक हीट भी सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम नहीं है। और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दोनों केस में सेम नहीं है, क्योंकि एक केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर -3 है और एक केस में आपका 24 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब बड़ा पंगा है। आप ऐसा कह सकते हो कि सर रेट ऑफ कूलिंग dt अपॉन dt इज -k टाइम्स डेल्टा टी, और ये जो k है ये दोनों केस में सेम नहीं है, बल्कि आप कह सकते हो कि सर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 3, और तुम जानते हो कि सब कुछ एब्सोल्यूट है, तो ये बेटा किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन केल्विन या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इन केल्विन। तो इस बार बेटा दोनों केस में आपका k सेम नहीं है, इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपका के बाहर निकाल लो। सराउंड सर आज तक तो ले रहे थे, अरे आज तक बेटा दोनों केस में है ना सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम रहता था तो के बाहर निकाल लेते थे। इस बार बेटा के दोनों केस में सेम नहीं है। ऐसा सिर्फ इस सवाल में होगा, ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में सोचने लग जाओ, ये तो बहुत ही ऑड वन आउट सवाल है। तो पहले वाले केस में dt अपॉन dt इज इक्वल्स टू -k टाइम्स, बड़ा माइनस लगाओ नहीं लगाओ इतना फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड तो करना ही है। मैंने बड़ा इस बार k नहीं, k टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ऐसे लगाना है। लगाते हैं। पहले वाले केस में चेंज इन टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन है डेल्टा टी -k नहीं बेटा k1 लिख रहा हूं। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना बेटा, पहले वाले केस में 3 डिग्री सेल्सियस, बड़ा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, बड़ा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 49.5 माइनस -3, बड़ा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डिग्री सेल्सियस आपका कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अगले वाले केस में अगेन टेम्परेचर घटा है 1 डिग्री सेल्सियस, तो -1 डिग्री सेल्सियस अपॉन टाइम लगा है डेल्टा टी डैश, दैट इज इक्वल्स टू -k नहीं बेटा k2, ये k2 कुछ और है। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट ना तो 49 लिखो ना 50 लिखो, दोनों का एवरेज, माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर 24, आपका डिग्री सेल्सियस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। अब डिवाइड कर दो, अब बन जाएगी हमारी बात, मेरे ख्याल से बन जाएगी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को मैंने इक्वेशन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया है डेल्टा टी डैश अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 इंटू 49.5 प्लस 3, बड़ा कितना हो गया 52.5, नीचे 49.5 में से बटा 24 गया, दैट इज आई थिंक 25.5। सर ये k1 अपॉन k2 कैसे निकालूं, बेटा k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 3, तो आप कह सकते हो कि k1 अपॉन k2 इज, पहले वाले केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर है -3 नहीं लिखना है, केल्विन में लिखना है, कोई चेंज इन टेम्परेचर हो डिग्री सेल्सियस में लिख दोगे, केल्विन लिखना है। केल्विन में -3 डिग्री सेल्सियस ऑफ कोर्स 270। बाद वाले केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, 273 प्लस 24 आई थिंक दैट इज 297 की पावर 3, बड़ा मेरे ख्याल से k1 अपॉन k2, बड़ा मेरे ख्याल से 10 आ गया, 27 से निकल जाएगा तो 27 और ये 11 आ गया। k1 अपॉन k2 डेल्टा टी डैश कम्स आउट भी 10 अपॉन 11 की पावर 3 इंटू 525 अपॉन 255 टाइम्स डेल्टा टी, ये बड़ा आपका आंसर आ गया।